अपनी पत्नी के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए रिटायर्ड डिटेक्टिव बॉब ने एक खास प्लान बनाया। ये एक बॉर्डर पार करने वाला रोड ट्रिप था। वो अपनी बड़ी सी आरवी चला रहा था, जिसमें उसकी पत्नी एथेल, बड़ी बेटी लिन, छोटी बेटी ब्रेंडा, बेटा बॉबी, बड़ा दामाद डग और एक छोटी सी नातिन भी साथ थी। और हाँ, परिवार के दो सबसे खास सदस्य भी थे, उनके कुत्ते ब्यूटी और बीस्ट। सफर की शुरुआत में गाड़ी के अंदर हंसी मजाक और बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये प्यारा सा सालगिरह का सफर चुपचाप एक बहुत ही भयानक और खूनी बुरे सपने में बदलने वाला है। जब सूरज आसमान में एक बड़े आग के गोले की तरह तप रहा था, तभी रास्ते में अचानक उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा गैस स्टेशन दिखाई दिया। वो बिल्कुल अकेला रेगिस्तान के किनारे पर ऐसे खड़ा था जैसे दुनिया उसे भूल गई हो। उसके फीके पड़ चुके बोर्ड पर डेजर्ट आउटपोस्ट के कुछ अक्षर अभी भी देखे जा सकते थे, लेकिन उसके नीचे लिखा आखिरी स्टॉप। सालों की धूल और आंधी की वजह से अब लगभग मिट चुका था। आसपास केवल पुराने टायर और जंग लगे लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वहाँ एकदम सन्नाटा था, बस गर्म हवाओं की डरावनी आवाज आ रही थी। तभी उस गैस स्टेशन के अंदर एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा सिर झुकाकर कुछ अजनबी सोने चांदी के गहनों को घिस रहा था, और पास ही एक खून से सना हुआ इंसानी कान भी रखा था। कमरे की हर एक चीज किसी बहुत बड़े और जानलेवा खतरे का इशारा कर रही थी। ठीक उसी वक्त बाहर अचानक एक गाड़ी के इंजन की जोरदार आवाज आई। असल में बॉब का परिवार यहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने सोचा कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा ले और थोड़ी देर आराम कर ले। वो बूढ़ा अंदर से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे पेट्रोल का नोजल सेट करते हुए बातों ही बातों में परिवार के आगे के प्लान के बारे में पूछने लगा। जब उसने सुना कि बॉब एक पुलिस वाला रह चुका है, तो उस बूढ़े की धुंधली आंखों में अचानक से एक अजीब सी चमक आ गई। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने नाटक करते हुए बॉब को एक शॉर्टकट का रास्ता बता दिया। उसने कहा कि इससे उनका काफी समय बच जाएगा। आखिर यही उनका आखिरी गैस स्टेशन था। अगर रास्ते में वो कहीं भटक जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। बॉब ने उसकी बातों पर ज्यादा शक नहीं किया। उसे शुक्रिया कहकर उसने गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर मोड़ दी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर जाते ही उनकी आरवी अचानक से सड़क पर बिछी एक लोहे की कीलों वाली चेन के ऊपर चढ़ जाएगी। एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी का टायर तुरंत फट गया। संतुलन बिगड़ने की वजह से वो बड़ी सी आरवी पलट गई और पूरी तरह से जाम हो गई। और इस तरह पूरा परिवार बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के इस रेगिस्तान के बीचों बीच फंस गया। अब तो उनके लिए कोई भी मदद मांगने का रास्ता नहीं बचा था। शुक्र है कि बॉब ने अपने पुलिस के इतने सालों के तजुर्बे से तुरंत एक सही फैसला लिया। उसने अकेले ही वापस गैस स्टेशन जाकर मदद मांगने का तय किया, और उसका दामाद डग उसी शॉर्टकट के रास्ते आगे बढ़कर कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। रेगिस्तान में मौजूद खतरनाक सांपों और बाकी अनजान खतरों से बचने के लिए बॉब ने जाने से पहले अपनी तसल्ली के लिए अपने बेटे बॉबी को एक पिस्तौल दे दी। उसने बॉबी को वहीं रुककर परिवार की सारी औरतों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन उन दोनों के जाते ही उनका कुत्ता ब्यूटी कुछ इस तरह डर गया था कि वो पागलों की तरह जोर जोर से भौंकने लगा। वो बहुत बेचैन था, और जैसे ही ब्रेंडा ने दरवाजा खोला, वो तुरंत गाड़ी से बाहर भाग गया। बॉबी को डर था कि वो कहीं खो न जाए, इसलिए वो भी तेजी से उसके पीछे भागा। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे ब्यूटी कहीं नहीं मिला। जब वो परेशान होकर सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी उसे अपनी आंखों के कोने से पीछे कोई लाल कपड़ों वाला दिखा। वो साया बहुत तेजी से गुजरा। बॉबी अंदर से घबरा गया और उसने तुरंत झुककर अपने बचाव के लिए एक पत्थर उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसके सामने ब्यूटी की बहुत ही भयानक हालत वाली लाश पड़ी थी। उसका पेट बुरी तरह से चीर दिया गया था और उसके सारे अंदरूनी अंग बेरमी से निकाल लिए गए थे। ये साफ था कि किसी बहुत ही डरावने और अनजान जानवर ने उस पर हमला किया था। ये खौफनाक नजारा देखकर बॉबी डर के मारे सुन पड़ गया। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और उसे सिर्फ भागने की सूझ रही थी। लेकिन वह इस रेगिस्तान के रास्तों को बिल्कुल नहीं जानता था। हद से ज्यादा डरे होने की वजह से वो बिना देखे ही भागने लगा, और अचानक उसका पैर फिसला। वो एक ढलान से नीचे गिर गया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर की चोट लगी, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी लाल कपड़े पहने एक छोटी सी बच्ची उसके पास चलकर आई। उसकी आंखें बहुत ही अजीब और बड़ी बड़ी थी। वो बहुत ही हैरानी और शांति से बॉबी को देख रही थी। उस बच्ची का चेहरा देखने से ही पता चल रहा था कि वो कोई म्यूटेंट इंसान है। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी, जिसमें खून की एक बूंद भी नहीं लग रही थी, और उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में कोई गुस्सा या दरिंदगी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी मासूमियत और थोड़ा सा डर छिपा हुआ था। बॉबी के चेहरे से टपकते खून के निशानों के पास पहाड़ी के ऊपर एक और भयानक म्यूटेंट आदमी खड़ा था। वो सिर झुकाकर कच्चे और खून से सने मांस को नोच नोच कर खा रहा था। उसकी गंदी आंखें बेहोश पड़े बॉबी को बड़े मजे से घूर रही थी, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान थी। अब कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहाँ दामाद डग उसी शॉर्टकट पर न जाने कब से चलता जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही डरावना और विशाल गड्ढा आ गया। वो तुरंत रुक गया। उस गड्ढे के अंदर पूरी तरह से खचाखच पुरानी और कबाड़ हो चुकी गाड़ियां भरी पड़ी थी, जिनमें कारें, ट्रक, आरवी और यहाँ तक कि कुछ पुरानी फौजी गाड़ियां भी शामिल थी। वे सब पूरी तरह से जंग खा चुकी थी और इतनी खस्ताहाल थी जैसे दशकों से वही पड़ी हो। डग ने अपने अंदर उठ रहे डर को किसी तरह दबाया और हिम्मत करके एक गाड़ी के अंदर झांकने लगा, लेकिन उसे वहां सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े और धूल से सने हुए खिलौने ही मिले। फिर अचानक से कैमरा पीछे की तरफ जूम आउट होता है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आता है। उस पूरे रेगिस्तान में ऐसे विशाल गड्ढे कम से कम 10-12 जगहों पर मौजूद थे। आखिर इस बंजर जमीन के अंदर कौन सा खौफनाक राज दफन था? जैसे जैसे रात गहराने लगी, बॉब आखिरकार पैदल चलते हुए उसी गैस स्टेशन पर वापस पहुंच गया। स्टेशन अंदर से एकदम खाली था। वो झुका हुआ बूढ़ा आदमी भी गायब था। कमरे के अंदर से बस अजीब सी सीलन और खून की बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। इतने सालों तक पुलिस में रहने की वजह से बॉब को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और बहुत ही सावधानी से चारों तरफ देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर दराज में छिपे कुछ सोने चांदी के गहनों पर पड़ी। साथ ही दीवार पर कई पुरानी और पीली पड़ चुकी अखबार की कटिंग लगी हुई थी। यहाँ का छिपा हुआ राज अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। असल में ये पूरा इलाका कभी फौज की एक खुफिया
जगह हुआ करती थी जहाँ न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग होती थी। सालों पहले हुए न्यूक्लियर धमाके से खदान में छिपे गांव वाले बम से तो बच गए थे, लेकिन वो उस खतरनाक रेडिएशन का शिकार हो गए। रेडिएशन की वजह से वो पूरी तरह म्यूटेंट होकर खून के प्यासे और बेरहम खौफनाक जानवर बन गए। इसके बाद फौज भी इस इलाके को अपने काबू में नहीं रख पाई और यहाँ खाने पीने की भी बहुत कमी हो गई। इसलिए ये रेगिस्तान धीरे धीरे उन म्यूटेंट इंसानों का शिकार करने का मैदान बन गया। इसके बाद से यहाँ से गुजरने वाले जितने भी टूरिस्ट थे वो सभी बिना किसी शक के उनकी भूख मिटाने का शिकार बनते गए। बॉब आगे और कुछ नहीं सोचना चाहता था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर कोई गाड़ी ढूंढने की सोची ताकि वहां से अपनी जान बचाकर भाग सके, लेकिन ठीक उसी वक्त पास ही बनी एक लकड़ी की झोपड़ी से उस बूढ़े के रोने की दबी हुई आवाज आई। बॉब ने आगे बढ़कर धीरे से दरवाजा खोला और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ा जमीन पर बेबस बैठा हुआ था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और वो बॉब से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांग रहा था और उस बूढ़े के हाथ में एक बंदूक भी थी। उसने बंदूक की नली को पूरी ताकत से अपनी ठुड्डी के नीचे लगा रखा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई और उस बूढ़े ने वहीं पर अपनी जान दे दी। बॉब को पलक झपकते ही सब कुछ समझ आ गया। असल में ये बूढ़ा उन म्यूटेंट्स का ही एक साथी था। वो सालों से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनके जाल में फंसाने का काम कर रहा था, लेकिन शायद इस बार उसके अंदर जमा हो चुके पछतावे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था, या फिर शायद उसे खुद भी डर सताने लगा था कि कहीं वो राक्षस उसे ही न मार डाले। इसलिए उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने या फिर इस सब से छुटकारा पाने के लिए ये तरीका चुना। बॉब इस अचानक हुई खुदकुशी को देखकर एकदम सुन्न रह गया। तभी पास से फिर से एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी पुकारने की आवाज आने लगी। बॉब तुरंत होश में आया और भागकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चालू की तो उसे शीशे में एक बहुत ही डरावना और बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। एक म्यूटेंट ने अचानक पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया और उसे एक चाकू मार दिया। फिर उसने बॉब के बालों को जोर से पकड़ा और उसके सिर को बार बार गाड़ी के शीशे पर पटकने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक शीशा टूट नहीं गया और पूरे शीशे पर खून नहीं फैल गया। बॉब का चेहरा खून से लथपथ था और वह लगभग बेहोश हो चुका था। अपनी धुंधली नजरों से वो सिर्फ बेबसी में देख पा रहा था कि दो बहुत ही लंबे और खौफनाक दिखने वाले म्यूटेंट लोग उसे किसी जानवर की तरह घसीटते हुए एक बहुत ही गहरी और अंधेरी खदान के अंदर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उस रेत के टीले के नीचे बॉबी आखिरकार बेहोशी से बाहर आ रहा था और वो लाल कपड़ों वाली छोटी बच्ची, हैरानी की बात है कि वहां से गई नहीं थी, वो वही खड़ी रही जब तक कि उसने बॉबी की माँ और बहन को उसे ढूंढते हुए वहां आते नहीं देख लिया। उन्हें देखकर वो लाल कपड़ों वाली बच्ची तसल्ली से वहां से चली गई। वे सब वापस आरवी में आए और बॉबी की चोट पर पट्टी की। मौत के मुंह से बचने के बाद सभी लोग बुरी तरह से थके हुए और डरे हुए लग रहे थे, लेकिन बॉबी के अंदर की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि उनका कुत्ता ब्यूटी बहुत ही खौफनाक तरीके से मारा गया था, लेकिन उसने अपने परिवार को और ज्यादा न डराने के लिए इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तभी बाहर से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वो तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर बिना कुछ सोचे गाड़ी से बाहर देखने के लिए भागा। तभी उसके सामने धूल से सना हुआ डग वापस आ गया, लेकिन इस वक्त डग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग कितने बड़े खतरे में फंस चुके हैं। वो खुशी खुशी कबाड़ हो चुकी गाड़ियों से जो कुछ भी खाने पीने का सामान लाया था उसे अपनी पत्नी लिन के हाथों में देने लगा। आधी रात हो चुकी थी। थकावट की वजह से पूरा परिवार धीरे धीरे सो गया, लेकिन बॉबी को दिन के उस डरावने हादसे की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो टॉर्च और पिस्तौल पकड़कर आरवी के चारों तरफ पहरा दे रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बिग स्ट्रॉन्ग नाम का एक बहुत ही चालाक म्यूटेंट उस इलाके को अच्छे से जानने की वजह से चुपचाप उनकी आरवी के अंदर घुस चुका है और अब उसके गंदे हाथ धीरे धीरे सो रही छोटी बेटी ब्रेंडा की तरफ बढ़ रहे थे। उसे देखने की उसकी नजरों में एक बहुत ही गंदी और जानवरों जैसी भूख नजर आ रही थी। नींद में ही ब्रेंडा को अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली और देखा कि पीले दांतों वाला एक बहुत ही खौफनाक और गंदा चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसने चीखना चाहा, लेकिन उस राक्षस ने उसका मुंह दबा दिया और वहीं पास ही खड़े बॉबी को भी रेगिस्तान से किसी इंसान के न होने जैसी अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। उसे समझ आ गया कि खतरा सिर पर है और अंदर का दबा हुआ डर एकदम से बाहर आ गया। वो तुरंत भागकर गाड़ी के पास गया और अपनी बड़ी बहन और जीजा को जगा दिया। उसने उन्हें दिन में ब्यूटी की मौत की वो खौफनाक सच्चाई भी बता दी, लेकिन जैसे ही जीजा डग गाड़ी से उतरकर बॉबी के साथ बाहर देखने जाने लगा, तभी गाड़ी के अंदर मौजूद बिग स्ट्रॉन्ग ने संघर्ष कर रही ब्रेंडा को जोर से दबा लिया और अपने दूसरे साथियों को जो पहले से गाड़ी के आसपास घात लगाए बैठे थे बम फोड़ने का इशारा कर दिया। एक कानों को फाड़ देने वाला जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी से कुछ ही दूरी पर अचानक से आग की बहुत बड़ी लपटें उठने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात तो ये थी कि उस भयानक आग के बीच लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ एक आदमी जिंदा जल रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता बॉबी थे, जिनका वो लोग इंतजार कर रहे थे। बॉब की दर्द से भरी उन चीखों ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। उनकी चीख सुनकर माँ और बड़ी बहन भी नींद से जाग गई और बाहर आ गई। बॉबी बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा अपने पिता की तरफ दौड़ पड़ा और डग आनन फानन में आग बुझाने वाला सिलेंडर लेने के लिए वापस आरवी की तरफ भागा। धमाके की आवाज और पिता को इस हालत में देखकर सबका ध्यान वही लगा हुआ था और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी के अंदर ब्रेंडा को बिग स्ट्रॉन्ग ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। ये उन राक्षसों की एक सोची समझी साजिश थी और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए स्किनी नाम का एक और म्यूटेंट बहुत ही चालाकी से उस खाली पड़ी आरवी के अंदर घुस गया। अब गाड़ी के अंदर केवल बेबस ब्रेंडा और पालने में लेटी वो छोटी बच्ची ही बचे थे। स्किनी को इंसानी दुनिया की हर चीज को लेकर एक बहुत ही अजीब सी और पागलपन भरी दिलचस्पी थी। उसने पागलों की तरह खाने का सामान उठाया और अपने मुंह में ठूंसने लगा, यहाँ तक कि उसने पिंजरे में रखे लिन के उस छोटे से पालतू पक्षी को भी नहीं छोड़ा। उसने उसे बाहर निकाला और अपने दांतों से उसका सिर काटकर जानवरों की तरह उसका खून पीने लगा। ये सब करते हुए वो सच में एक बिना दिमाग वाले खौफनाक राक्षस की तरह लग रहा था। और दूसरी तरफ बिग स्ट्रॉन्ग से तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। उसने बहुत ही बेरमी के साथ ब्रेंडा पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में एक जानवर जैसी भूख थी, लेकिन तभी अचानक स्किनी ने उसे एक झटके में पीछे खींच लिया और उसे गाली देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं आता। फिर स्किनी खुद ब्रेंडा के पास गया और अपने मुक्कों से ब्रेंडा को बुरी तरह से पीटा
पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े ने उसके कपड़े फाड़ दिए। ब्रेंडा के रोने और मदद की गुहार को बाहर के शोर ने पूरी तरह दबा दिया था। किनारे धकेला गया मोटा आदमी हाँफ रहा था। उसकी नजर धीरे धीरे पालने में सो रहे उस मासूम बच्चे पर गई। बाहर आग अब कम हो रही थी। पिता बॉब का शरीर जलकर राख हो चुका था। बड़ी बहन लिन अपना भारी दुख छिपाते हुए पूरी तरह टूट चुकी अपनी माँ को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसे वैन से बच्ची के रोने और कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो घबराकर तुरंत वैन की तरफ भागी। अंदर का नजारा देखकर उसका खून सूख गया। उसकी बहन ब्रेंडा के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थी और उसके प्यारे बच्चे पर स्किनी बंदूक ताने खड़ा था। लिन ने तुरंत पास रखा, फ्राइंग पैन उठाया और स्किनी पर वार किया, लेकिन स्किनी सतर्क था। उसने अपनी बंदूक सीधे बच्चे के माथे पर तान दी। अपने बच्चे को बचाने के लिए लिन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो बेबस होकर स्किनी की घिनौनी हरकत सहने को मजबूर हो गई। तभी माँ एथेल भी कांपते हुए वैन में चढ़ी। अपनी आंखों के सामने ये नर्क देखकर वो संग रह गई। उसने जैसे ही हमला करना चाहा, स्किनी ने बिना सोचे उसे गोली मार दी। गोली की आवाज दूर खड़े बॉबी और डग को भी साफ सुनाई दी। माँ की मौत और बच्चे की जान खतरे में देख लिन गुस्से से पागल हो उठी। जैसे ही स्किनी का ध्यान भटका, उसने पैर के पास पड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से उसकी जांग में घूम दिया। स्किनी दर्द से चीख पड़ा और गुस्से में लिन पर गोली चला दी। लिन वही गिर पड़ी। वैन खून से लाल हो गई। भयानक दर्द की वजह से स्किनी के पैर लड़खड़ाने लगे। बॉबी और डग को अपनी तरफ तेजी से आता देख वो समझ गया कि उसे तुरंत निकलना होगा। भागने के लिए उसने विरोध कर रही ब्रेंडा को वहीं छोड़ दिया। वो और उसका मोटा साथी बच्चे को लेकर लड़खड़ाते हुए दूर भागने लगे। उसी वक्त वैन से कुछ दूरी पर अंधेरे में एक तीसरा म्यूटेंट छिपा था, जिसका नाम था गॉगल्स। वो किसी चालाक लीडर की तरह दूरबीन से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उनका पालतू कुत्ता बीस्ट अपने मालिकों पर हुए हमले को भांप चुका था। वो चुपके से गॉगल्स के पीछे पहुंच गया। बिना मौका दिए बीस्ट ने छलांग लगाई और गॉगल्स को जमीन पर पटक दिया। जब तक गॉगल्स कुछ समझ पाता, कुत्ते ने उसका गला दबोच लिया। उसके नुकीले दांतों ने पल भर में उसका मांस फाड़ दिया। जब तक गॉगल्स मर नहीं गया, उसने उसे नहीं छोड़ा। फिर बीस्ट गॉगल्स के उस हाथ को वैन के पास ले आया जिसमें वॉकी टॉकी था। डग ने कांपते हाथों से वो चालू वॉकी टॉकी उठाया। उसमें से म्यूटेंट्स की बातचीत की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वो सब समझ गया। दरअसल ये गॉगल्स म्यूटेंट्स के ग्रुप का जासूस था। वही बाहर छिपकर सब खबर दे रहा था, जिसकी वजह से स्किनी और मोटे का हमला इतना आसान हो गया। पत्नी की भयानक मौत और बेटी के छिन जाने के दर्द ने डग को पागल कर दिया। उसने वॉकी टॉकी पर चीखते हुए गालियां दी और अपनी बच्ची वापस मांगी, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ रेडियो की खरखराहट और रेगिस्तान का सन्नाटा मिला। दर्द में पूरी रात बीतने के बाद जैसे ही सुबह हुई, डग ने एक भारी बेसबॉल बैट उठाया और अपने कुत्ते बीस्ट के साथ बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। बॉबी और घायल ब्रेंडा वहीं रुक गए। उन्होंने आसपास पड़ी चीजों से जाल बिछाना शुरू कर दिया ताकि अगर वो म्यूटेंट्स दोबारा लौटें तो उनका सामना कर सके। बीस्ट ने उन्हें निराश नहीं किया। अपनी तेज सूंघने की शक्ति और समझदारी से उसने डग को एक खतरनाक अंधेरी गुफा पार करवाई। जब डग आखिरकार गुफा से बाहर आया तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। धूल और रेत से भरा एक खंडहर शहर उसके सामने खड़ा था। खिड़कियां टूटी थी, दीवारें जर्जर थी और सड़क किनारे पुराने डरावने खिलौने बिखरे पड़े थे। किसी का हाथ टूटा था तो किसी की आंख बाहर निकली थी। हवा में धूल और सड़न की बदबू थी। शहर के हर कोने से अजीब सा डर महसूस हो रहा था। पूरा शहर किसी बड़े कब्रिस्तान की तरह शांत था। डग ने पूरे शहर में पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढा और आखिर में एक टूटे घर में उसे अपनी बच्ची दिखाई दी। उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया, बीस्ट को गाड़ी में बिठाया और अकेले ही अंदर घुस गया। वो बच्ची को लेकर निकल ही रहा था कि अंदर म्यूटेंट ने उसे देख लिया और एक डंडे से वार करके उसे बेहोश कर दिया। न जाने कितनी देर बाद डग को जब होश आया तो उसे कड़ाके की ठंड लग रही थी। वो एक जंग लगे फ्रीजर में कैद था और उसके चारों ओर जमे हुए मांस के टुकड़े पड़े थे। जब उसने माचिस जलाई और देखा कि वो इंसानों के कटे हुए अंग है तो वो बुरी तरह कांपने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर फ्रीजर का दरवाजा धक्का दिया और एक तेज आवाज के साथ उसका कमजोर लॉक टूट गया। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। जमीन पर हर तरफ खून से सने शरीर के हिस्से बिखरे थे। हड्डियां और अंदरूनी अंग आपस में मिले हुए थे। खून और सड़े हुए मांस की तेज बदबू से डग को उल्टी आने लगी। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया, अपने बेसबॉल बैट को कसकर पकड़ा। तभी उसे एक कोने में एक म्यूटेंट कुर्सी पर बैठा दिखा जो खाली नजरों से छत को घूर रहा था। डग ने तुरंत आगे बढ़कर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उस म्यूटेंट ने कहा कि उसे बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस यही चाहता था कि डग इस शहर को तबाह कर दे। वो बड़बड़ाता रहा कि इंसानों ने ही बम गिराकर सब कुछ राख कर दिया था। उस धमाके की वजह से ही उनकी ऐसी खौफनाक हालत हो गई थी। उसकी हर एक बात से बेइंतहा दर्द और गुस्सा झलक रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो मोटा म्यूटेंट खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस आया और डग पर झपट पड़ा। लड़ते लड़ते दोनों हॉल से बेडरूम तक पहुंच गए, लेकिन कमजोर डग उस मोटे के सामने नहीं टिक पाया। हाथापाई के बीच मोटे ने कुल्हाड़ी से डग की 2 उंगलियां काट दी। जैसे ही वो मोटा उसे जान से मारने वाला था, उस बूढ़े म्यूटेंट ने अचानक कुछ बोला जिससे उसका ध्यान भटक गया। डग ने इसी मौके का फायदा उठाकर एक पेचकस मोटे के पैर में घुसा दिया। जैसे ही वो दर्द से तड़पा, डग ने उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और उसके सिर में दे मारी। कुल्हाड़ी हाथ में आते ही डग किसी मौत के फरिश्ते की तरह घर से बाहर निकला। जो सामने आया उसे काटता गया। वो खून से लाल आंखों के साथ शहर में ढूंढता रहा जब तक वो एक कमरे में नहीं पहुंचा। वहां उसने कुछ कमजोर और मासूम म्यूटेंट बच्चों को देखा। तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने चुपचाप दीवार पर टंगी एक बंदूक निकाली और बाहर की तरफ दौड़ा। उसी समय लाल कपड़े पहने वो छोटी म्यूटेंट बच्ची उसने स्किनी की नजर बचाकर डग के बच्चे को उठाया और पूरी ताकत से शहर के बाहर पहाड़ की तरफ भागने लगी। शहर से बाहर निकलते ही डग की नजर उसी पर पड़ी। अपने बच्चे का कपड़ा देखते ही डग ने बंदूक कसकर पकड़ी और लंबे कदम बढ़ाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर वैन के पास अभी भी खून और डर का माहौल था। जब बॉबी ब्रेंडा को संभाल रहा था, तभी उनके लगाए हुए अलार्म की घंटियां बज उठीं। उसके ठीक बाद किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई।
जब बॉबी बंदूक लेकर पहुंचा तो उसने देखा कि एक म्यूटेंट उनकी मां के मृत शरीर को पागलों की तरह नोच कर खा रहा था। जमीन पर खून बह रहा था। ये भयानक नजारा देखकर बॉबी पूरी तरह टूट गया। वो दौड़ते हुए म्यूटेंट की तरफ बंदूक तानकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। गोलियां जमीन पर लगी और धूल उड़ने लगी, जिससे म्यूटेंट का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो चीखता हुआ बॉबी के पीछे वैन की तरफ भागा। वैन के अंदर पहुंचकर जैसे ही म्यूटेंट ने अंदर हाथ डाला, बॉबी ने सही मौका देखकर उसके दोनों हाथ कसकर बांध दिए। जब दोनों खिड़की से सुरक्षित बाहर निकल गए तो ब्रेंडा ने वैन में पहले से रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया। एक जोरदार धमाके ने पूरी वैन को राख कर दिया। भयंकर आग की लपटों ने वैन की छत उड़ा दी और वो राक्षस भी आग में जलकर खाक हो गया। भाई बहन दूर रेत के गड्ढे में छिपकर जलती हुई आग को देख रहे थे। उनके चेहरों पर थोड़ी खुशी थी, लेकिन मौत को करीब से देखने की थकान और सुनपन ज्यादा था। दूसरी तरफ डग शॉर्टकट लेकर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था और आखिर में एक संकरे रास्ते पर उसने लाल कपड़ों वाली बच्ची को रोक लिया। हांफते हुए डग को देखकर उस बच्ची की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि उसने तुरंत बच्चा उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही डग बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ा, वो स्किनी अचानक आ गया और उसने डग को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर बच्ची को फिर से बच्चे को लेकर भागना पड़ा। डग जमीन पर पड़ा था। दर्द और निराशा ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। तभी आधी बेहोशी में उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। उसे अपनी मृत पत्नी लिन, अपनी उस बच्ची जिसे वो गले भी नहीं लगा पाया था, और इन म्यूटेंट्स पर भयंकर गुस्से की याद आई। इन ख्यालों ने डग के अंदर एक तूफानी ताकत भर दी और उसे फिर से उठने की हिम्मत दी। उसने बंदूक उठाई, स्किनी का पीछा किया और लगातार कई गोलियां चलाकर उसे ढेर कर दिया। आखिर में उस लाल कपड़े वाली बच्ची ने धीरे से डग के कांपते हाथों में उसका बच्चा थमा दिया। डग ने अपने खोए हुए बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चे की गर्म सांसें महसूस करते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि गोलियां लगने के बाद भी स्किनी में थोड़ी जान बाकी थी। वो तड़पते हुए उठा, बंदूक उठाई और पीछे से डग पर वार करने की कोशिश की। ठीक उसी जानलेवा पल में वो लाल कपड़े वाली बच्ची तेजी से झपटी और अपने छोटे से शरीर से स्किनी को कसकर जकड़ लिया। फिर वो उसे लेकर पीछे एक गहरी खाई में कूद गई। नीचे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस छोटी बच्ची ने अपनी जान देकर डग और उसके बच्चे को एक नई जिंदगी दे दी। ढलते सूरज की किरणें उस बंजर रेगिस्तान पर पड़ी, जिससे इस खूनी जमीन पर एक फीकी सी चमक आ गई। डग अपने बच्चे को सीने से लगाए कुत्ते को साथ लिए तय की गई जगह की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब बॉबी और ब्रेंडा ने डग को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर वे अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़े। बिना कुछ कहे चारों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनके आंसू एक दूसरे के कपड़ों को भिगो रहे थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये फिल्म अपने खौफनाक दृश्यों के जरिए रेडिएशन से होने वाली बर्बादी को दर्शकों के सामने खुलकर पेश करती है। खदान में हुए उस धमाके ने सिर्फ उनका घर ही नहीं जलाया था, बल्कि इंसानियत को भी बिगाड़ दिया था। इसने आम लोगों को ऐसे राक्षसों में बदल दिया था जो न इंसान थे और न ही भूत। लेकिन इसका गहरा मतलब इंसान की फितरत पर उठाया गया एक कड़ा सवाल है। जब इंसानियत खत्म हो जाती है, कानून और नैतिकता का कोई डर नहीं रहता, तब इंसान की सबसे काली और घिनौनी इच्छाएं बेकाबू होकर बाहर आती है। वो म्यूटेंट निराशा और दर्द में डूबकर हिंसा, लूटमार और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ बॉब का परिवार अपनों को बचाने के लिए जिस तरह से मौत से लड़ा, वो ये दिखाता है कि इंसानियत में आज भी कुछ अच्छाई बाकी है। इसलिए कुल मिलाकर ये फिल्म सिर्फ एक मामूली सी खूनी कहानी नहीं है। इसमें खौफनाक कहानी के पीछे इंसानी फितरत को दिखाया गया है। ये तबाही की एक चेतावनी भी है और इंसानियत पर एक सवाल भी। मैं हूँ ऑरेंज। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।